तो दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 29 जुलाई 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं पीआईबी के उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके अलावा अगर छोटे मोटे कुछ आर्टिकल्स रह जाते हैं तो उनको हम करंट अफेयर्स में कवर कर लेते हैं। आप याद रखिएगा, कल मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कल मैंने आपको बता दिया था 2015 में लॉन्च हुई थी, लेकिन प्लीज आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सितंबर 2020 में लॉन्च की गई थी। बाकी सारे फैक्ट करेक्ट थे, सिर्फ यही गलत था। और जिन्होंने मुझे करेक्ट किया उनको थैंक्स। देखिए, अगर कोई भी मिस्टेक आपको पकड़ में आती तो हमेशा बता दीजिए, क्योंकि मेरे से मिस्टेक हो सकती है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन अगर आप बता देंगे तो जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी मिस्टेक सही हो जाएगी। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। देखिए, निमोनिया से होने वाली जो मौतें हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी, वो कम होंगी। इसके लिए एक नई पॉलिसी बनाई गई है। तो निमोनिया से होने वाली इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जो पॉलिसी बनाई है वो देख लेते हैं। सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के हिसाब से, यार 2010-13 की बात की जा रही है, इसके हिसाब से इंडिया में जो इन्फेंट मोर्टालिटी होती है, यानी बच्चों की मौत होती है, उसमें सेकंड हाईएस्ट कॉज है आपका निमोनिया। टोटल जो बच्चों की मौत होती है अंडर 5 मोर्टालिटी रेट की बात करें या फिर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी 28 डेज से नीचे वाले जो बच्चे होते हैं, उनमें 16.9% डेथ जो है निमोनिया की वजह से होती हैं। इन मौतों को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सास कैंपेन लॉन्च किया। कुछ दिन पहले एमपी ने लॉन्च किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हालांकि 2019 में ही लॉन्च कर दिया था सास कैंपेन, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। सास कैंपेन में 3 स्ट्रेटजीज हैं। पहली बात तो गाइडलाइन फॉर ट्रीटमेंट, दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग और तीसरा कम्युनिकेशन कैंपेन। तो सास कैंपेन में ये 3 पार्ट्स हैं, इनके द्वारा निमोनिया कंट्रोल करने की बात की जाती है। सास कैंपेन को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा गुजरात में लॉन्च किया गया था 2019 में। पर्पस क्या था? देखिए, निमोनिया से अभी जो अंडर 5 मोर्टालिटी रेट है उसमें 15% मौतें सिर्फ निमोनिया से होती हैं। तो इसको कैसे करके रिड्यूस किया जाए, इसके लिए सास कैंपेन लॉन्च किया था। निमोनिया आपको पता ही है, लंग्स में पानी भर जाता है, बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होती है। सेम वैसी ही चीजें होती है जैसे कोविड-19 में होती हैं, वैसे ही निमोनिया में होती थी और लोगों की मौत हो जाती थी। अंडर 5 मोर्टालिटी रेट अभी इंडिया में इतना है, 37% है पर 1000 की बात की जाए अंडर 5 मोर्टालिटी रेट। इस 37 में से 5.3 रेट यानी लगभग 5.5 जो मौतें होती हैं वो निमोनिया के कारण होती हैं। तो 16 से 17% हो गया, आप खुद ही देख लीजिएगा। तो निमोनिया एक बहुत बड़ा कॉज है बच्चों में मौतों का। गवर्नमेंट का टारगेट है 2025 तक निमोनिया से होने वाली मौतों को 3 आउट ऑफ 1000 करना। अभी कितना है? 5.3 डेथ है आउट ऑफ 1000। सिर्फ निमोनिया की बात करें तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 आउट ऑफ 1000 करना चाहती है 2025 तक। तो निमोनिया के लिए सास कैंपेन लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा। कब लॉन्च किया था? 2019 में। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी कर दिया गया है। कौन जारी करता है? NSO। क्वार्टरली और एनुअली जारी किया जाता है। क्वार्टरली अर्बन एरियाज के लिए और एनुअली रूरल एरियाज के लिए। 2019-20 के लिए जारी कर दिया गया है एनुअली लेबर फोर्स सर्वे। देख लेते हैं क्या है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने 2019-20 के बीच कंडक्ट किया। उसमें बताया गया 15 वर्ष से ऊपर आयु के जो लोग हैं उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये क्या हुआ है? थोड़ा सा बढ़ा है। ये देख लीजिए 24 अगर पहले वुमेन की बात कर लेते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वुमेन के लिए 2018-19 में 24.5% था। 2019-20 में बढ़कर 30% हो गया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर वुमेन। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए वुमेन्स के लिए 2019-20 में कम हुआ है। पिछली बार 5.1% था और अनएम्प्लॉयमेंट रेट वुमेन्स के लिए कम हुआ है एज पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इस बार जो आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसमें आपकी मैटरनिटी लीव और जो क्रेच फैसिलिटी होती है वो दोनों भी शामिल किया गया है। देखिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये क्यों बढ़ा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई सारे इनिशिएटिव जो है रन कर रही है, जैसे मैटरनिटी लीव पहले 12 वीक थी, उसको बढ़ाकर 26 वीक कर दिया। फिर क्रेच फैसिलिटी भी लॉन्च कर दी, यानी महिलाएं अपने बच्चों को ऑफिस ले जाती हैं, वहां पे खिलवा सकती हैं उनको, ठीक है। उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसमें जो PF का एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, गवर्नमेंट उसके लिए 2 वर्षों तक जो है खुद बेयर करती है। तो ऐसे कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं जिसकी वजह से पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में वुमेन पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है
आप देख लीजिए यहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 15 वर्ष से ऊपर की बात की जाए तो मेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हाईएस्ट है आपका दादरा एवं नागर हवेली में। अगर लार्ज स्टेट की कैटेगरी में देखा जाए तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मेल्स के लिए हाईएस्ट है छत्तीसगढ़ में। वहीं फीमेल की बात करें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इनका हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट है। लोवेस्ट देख लीजिए, मेल का लोवेस्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में है। फीमेल का कहाँ है 9.5 है बिहार में। तो हाईएस्ट मेल और फीमेल दोनों का याद रखिएगा। यहां देख लीजिए आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये वुमेन है और ये यहां पे आप देख लीजिए 40.0 रहा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। हालांकि मैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आपको प्रोवाइड करूंगा, नाबार्ड ग्रेड ए की बात करूं तो उनको प्रोवाइड करूंगा, तो उसमें क्लियरली सब कुछ अलग अलग से डिफाइन होगा, निश्चिंत रहिए। अभी आप यहां देख लीजिए सिर्फ वुमेन्स के लिए डाटा कलेक्ट किया था पीआईबी में, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2019-20 में कितना हो गया है वुमेन्स का 30.0%, और जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो वुमेन्स का कम हो रहा है और 4.2% रह गया 2019-20 के दौरान। लाइव स्टॉक एक्सपोर्ट 106% बढ़ा है सिर्फ अप्रैल से जून क्वार्टर की बात की जाए पिछली बार और इस बार की अपेक्षा। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई सारे इनिशिएटिव ले रही है ताकि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में एक्सपोर्ट को प्रमोट किया सके। उसमें से एक पार्ट है आपका लाइव स्टॉक एक्सपोर्ट। एपिडा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आती है, उसने बताया है कि इंडिया का बुफेलो मीट 70 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। मैं कहूंगा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं हम लोग बुफेलो के, याद रखिएगा। अप्रैल से जून 2021-22 के दौरान जो आपका लाइव स्टॉक प्रोडक्ट है यानी लाइव स्टॉक एक्सपोर्ट है वो पिछली बार की अपेक्षा 106% से इंक्रीज हुआ है, 106% से। वैल्यू वाइज देखा जाए तो इस बार हम लोगों ने 7,543 करोड़ का लाइव स्टॉक एक्सपोर्ट किया है सिर्फ अप्रैल से जून के बीच में। तो लास्ट ईयर अप्रैल जून और इस बार अप्रैल जून में लाइव स्टॉक एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है 106%। लेटेस्ट डाटा है क्वार्टरली, तो आपको 106% याद होना चाहिए, वैल्यू टर्म में रहने दीजिए। इसके अलावा आप देख लीजिए पैंडेमिक चल रहा था लेकिन फिर भी इंडिया ने लाइव स्टॉक सेक्टर में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो लाइव स्टॉक एक्सपोर्ट है वो लगभग सेम ही रहा है। देख लीजिए 19-20 और 20-21 दोनों में लाइव स्टॉक जो एक्सपोर्ट है वो $3.17 बिलियन ही रहा है, इतना याद रखिएगा। इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फिनेंशियल ईयर 21 में इसने 17.4% का इंक्रीज देखा। कितना 17.4% का इंक्रीज देखा है पिछले वर्ष की अपेक्षा। तो इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कितना रहा है 41.25 बिलियन डॉलर रहा है, ये वैल्यू याद रखिएगा। इंडिया का जो एपिडा एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है तो एपिडा की जो प्रोडक्ट बास्केट है उसके एक्सपोर्ट में 23.8% का ग्रोथ देखा गया है। तो शायद ये कभी आपसे ना पूछें कि एपिडा प्रोडक्ट बास्केट में कितना इंक्रीज देखा गया है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में पूछ सकते हैं। 17.4% इंक्रीज देखा गया है 41.25 बिलियन डॉलर के आसपास। तो एपिडा के विषय में हम लोग काफी समय से पढ़ रहे हैं, आज नहीं पढ़ेंगे उसके विषय में, क्या मतलब है 3-4 दिन से लगातार पढ़ रहे हैं। और इसके विषय में भी बहुत पढ़ रहे हैं हम लोग, परंपरागत कृषि विकास योजना, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया था इसीलिए मैंने आज इसको ले लिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगस्त 2015 में परंपरागत कृषि विकास योजना लॉन्च की थी, यानी 2015-16 के दौरान लॉन्च किया था। इसमें क्या होता है, अगर कोई फार्मर ऑर्गेनिक इनपुट्स को अपनाता है तो उसको 3 वर्ष तक पर हेक्टेयर के लिए 50,000 रुपीज का, कितना 50,000 रुपीज का फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है। उसमें से 62% यानी 31,000 रुपए डीबीटी के द्वारा इनपुट्स के लिए दिया जाता है। तो परंपरागत कृषि विकास योजना इसमें 50,000 रुपीज 3 वर्षों के लिए पर हेक्टेयर दिया जाता है, जिसमें से 31,000 रुपए 3 वर्षों के लिए यानी 62% 3 वर्षों के लिए सिर्फ इनपुट के लिए जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत। बाकी जो हमारा बचता है 19,000 के आसपास वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, ये हम लोगों ने कल ही पढ़ा था। अब असम में 29.59 करोड़ इतना दिया जा चुका है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020-21 के दौरान लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम वो होते हैं जो हमारी ऑर्गेनिक फील्ड होती है उनको सर्टिफाई करने का काम ये लोग करते हैं, मतलब यही डिसाइड करते हैं कि कौन सी फील्ड ऑर्गेनिक है या फिर अभी भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा है। लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ये देख लीजिए 2020-21 में लॉन्च किया गया था ताकि एग्रो केमिकल यूजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उसके विषय में बताया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर्मर वेलफेयर
इन्होंने अंडमान में रिसेंटली 14,491 हेक्टेयर लैंड को बताया है कि ये ऑर्गेनिक है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। तो इतना बड़ा लार्ज एरिया पहली बार इस स्कीम के तहत मतलब कि सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है। लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम ऑर्गेनिक लैंड का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, आपको इतना याद रखना है। अभी तक लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत 30 लाख हेक्टेयर लैंड को आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग का लाइसेंस यानी सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो परंपरागत कृषि विकास योजना बहुत चर्चा में है। 50,000 रुपीज पर हेक्टेयर 3 वर्षों तक, ये सब कुछ याद रखिएगा। और 31,000 रुपए पर हेक्टेयर 3 वर्षों तक सिर्फ ऑर्गेनिक इनपुट्स के लिए, ये भी आपको याद रखना है। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने हाल ही में प्री समिट ऑफ यूएन फूड सिस्टम समिट 2021 को एड्रेस किया और कई सारी बातें कही इंडिया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के विषय में। देख लेते हैं क्या कहा। देखिए, यूएन फूड सिस्टम समिट इटली इसको होस्ट करेगा और यूएन फूड सिस्टम समिट यूनाइटेड नेशन इटली की मदद से होस्ट करेगा, यानी इटली इसको होस्ट करेगा और यूएन की तो ये समिट है ही है। उसके पहले एक प्री समिट हो रही थी जिसको एड्रेस किया है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। अपने एड्रेस में इन्होंने ये बताया कि अगर एसडीजी अचीव करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने हैं, तो 17 में से 12 गोल्स यानी 12 गोल्स आपके 12 एसडीजीज ऐसे हैं जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, यानी उनके बिना आप एग्रीकल्चर के बिना आप एसडीजी को डेवलप नहीं कर सकते हैं। अब भाई ये तो बोल दिया, इसके अलावा ये बोला इन्होंने कि इंडिया क्या क्या कर रहा है। इंडिया भी तो कुछ कर रहा है ना। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्थापित किया है 1 लाख करोड़ का। 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए जा रहे हैं 2027-28 तक, ये भी बना लिए जाएंगे। तो ये 12 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनको अचीव करने के लिए इंडिया काफी ज्यादा काम कर रहा है। यूएन फूड सिस्टम समिट होनी है 2021 में इटली में, यूनाइटेड नेशन की ये समिट है। उससे पहले एक प्री समिट हुई है जिसको एड्रेस किया हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। इन्होंने यह भी बताया कि यूनाइटेड नेशन ने इंडिया का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया कि 2023 को जो 2023 ईयर है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर दिया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित कर दिया है, जिसको यूएन ने सपोर्ट मतलब यूएन ने एक्सेप्ट कर लिया इसको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2012 में डिसाइड किए गए थे और 2015 से ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है। 2030 तक इनको इंप्लीमेंट करना है, मतलब 15 ईयर प्लान है। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 169 टारगेट्स हैं, 304 क्या है इंडिकेटर्स हैं। तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रपोज किया था 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, उसको यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट कर लिया था। इससे पहले 2016 में मेरे ख्याल से ईयर ऑफ पल्सेस सेलिब्रेट किया गया था। तो मिलेट्स याद रखिए इंडिया ने प्रपोज किया है। नेक्स्ट आर्टिकल है, फिनांस कमीशन ने कहा है कि 8,000 करोड़ का एक परफॉर्मेंस बेस्ड चैलेंज फंड होना चाहिए राज्यों के लिए। किस लिए? ताकि नई सिटीज बनाई जाए। देख लीजिए, 15th फिनांस कमीशन ने हाल ही में एक रिपोर्ट सबमिट की है जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा है कि एक परफॉर्मेंस बेस्ड चैलेंज फंड होना चाहिए 8,000 करोड़ का। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को ये चैलेंज देना चाहिए कि आपको एक नई सिटी डेवलप करनी है और हर सिटी के लिए 1,000 करोड़ रुपीज दिए जाएंगे। तो एक सिंगल सिटी पर 1,000 करोड़ रुपए की ग्रांट दी जाएगी स्टेट्स को। ग्रांट मतलब वापस नहीं लेने हैं। तो इसीलिए परफॉर्मेंस बेस्ड चैलेंज फंड बनाना है 8,000 करोड़ का। अब 1,000 रुपए आप दोगे तो इसका मतलब 8 सिटी, एक बार में 8 सिटी ही सिलेक्ट की जाएंगी। तो 8 स्टेट होंगे और 8 सिटी होंगी, उनको ही ग्रांट मिलेगी। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट किया जाएगा जो कि स्मार्ट सिटीज मिशन का एक अहम पार्ट है। इस बार के लिए 8 सिटी आपकी सिलेक्ट कर ली गई हैं और ये 8 राज्य भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें से 5 सिटी आपकी ग्रीन फील्ड है, यानी ग्रीन फील्ड मतलब बिल्कुल जीरो से जहां पे काम स्टार्ट होता है। बाकी ये आपकी थोड़ा सा रीडेवलपमेंट करना है सिटीज का। तो ये 8 सिटीज आपकी सिलेक्ट कर ली गई हैं जिनको परफॉर्मेंस बेस्ड चैलेंज फंड 8,000 करोड़ की लागत से डेवलप करना है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। और अगर वो डेवलप कर ले गए तो 1,000 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलेगी। आप देखो तो स्मार्ट सिटीज मिशन 25 जून 2015 को लॉन्च किया था। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए 100 सिटीज चुनी गई थी जिनको 5 वर्ष में यानी 2015-16 से लेकर 2019-20 तक डेवलप करना था। ये देख लीजिए, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, हालांकि डेवलप नहीं हो पाई। स्मार्ट सिटी मिशन हो या फिर आपका अमृत मिशन हो, दोनों ही लगभग फ्लॉप रहे अभी तक। स्मार्ट सिटीज इंडिया अवार्ड जरूर दिए जाते हैं 2020 के लिए। इंदौर और सूरत ज्वाइंटली उन्होंने जीता है स्मार्ट सिटीज इंडिया अवार्ड। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ कर रही है? तो हाँ, बिल्कुल कर रही है। पहली बात तो आप ये देख लीजिए, 2022 तक रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन से जो एनर्जी जनरेट होगी वो 40,000 मेगावाट होगी। कितनी? 40 गीगावाट होगी। आप इतना याद रखिएगा।
आपको पता ही है सोलर एनर्जी। सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट देखते हैं, 175 गीगावाट है कब तक, 2022 तक। इस 175 में से 100 गीगावाट आपकी कब तक है, मतलब 100 गीगावाट आपकी सोलर एनर्जी है। 100 में से आपकी 60 गीगावाट नॉर्मल सोलर प्लांट से और 40 गीगावाट आपकी किससे है, रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन। इसीलिए 40,000 मेगावाट हो जाएगी, यानी 40 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है आपको रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन से 2022 तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, अगर आप 3 किलोवाट तक का कनेक्शन ले रहे हैं तो आपको रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए 40% सब्सिडी दी जा रही है, और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के कनेक्शन पर 20% सब्सिडी दी जा रही है। ये जो रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन प्रोग्राम है, इसको इंप्लीमेंट क्यों कर रहा है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी स्टेट डिस्कॉम्स। रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएम कुसुम, इसको भी इन्होंने लॉन्च कर दिया था, बजट 2018 में लॉन्च किया था, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। पीएम कुसुम स्कीम के 3 टारगेट हैं, और 2022 तक इससे यानी पीएम कुसुम से सिर्फ 30.1 गीगावाट, सिर्फ पीएम कुसुम से 30.8 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। तो आप सोचिए 100 गीगावाट सोलर एनर्जी का टारगेट है, और उसमें से लगभग 31 गीगावाट आप पीएम कुसुम से ही अचीव कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है ना। इसका जो पीएम कुसुम के 3 कंपोनेंट हैं, उसमें से एक है आपका 10 गीगावाट का ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट स्थापित करना, ठीक है। दूसरा है 2 मिलियन यानी 20 लाख लगभग स्टैंड अलॉन यानी अकेले 20 लाख सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप स्थापित करना। उसके अलावा पहले से स्थापित 15 लाख जो सोलर पावर्ड पंप हैं उनको एग्रीकल्चरल पंप में बदलना। तो पीएम कुसुम स्कीम का टारगेट है, 2018 में लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान MNRD की स्कीम है, 30.8 गीगावाट इसका टारगेट है। और बाकी आप 175 गीगावाट याद रखिएगा, 2022 तक अचीव करना है। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए तो 450 गीगावाट 2030 तक अचीव करना है। इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, बाकी तो हम करंट अफेयर्स में ले ही लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।